यूजीसी नेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हो, इसका सिलेबस क्या है, ये एग्ज़ाम से स्कोप क्या है, इस एग्ज़ाम को अगर आप दोगे तो इवेंचुअली आपको लाइफ में कैसे फ़ायदा होगा, इसकी एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आज हम इन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगी, हर एक 100% कवरेज हम करेंगे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का। तो एक चीज़ आपने सुनी होगी कि जो यूजीसी नेट का सबसे पहले तो जो पेपर होता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो एक ही पेपर में आप 3 लेवल्स को क्वालिफाई कर सकते हो, यानी कि पीएचडी एडमिशन ओनली, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको हम नेट बोलते हैं, या फिर आपका जेआरएफ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम क्या नेट और जेआरएफ की दो अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, क्या दो अलग अलग पेपर होते हैं? नहीं जी, बिल्कुल एक ही पेपर होता है, एक ही सिटिंग में होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाता है वो आपके जेआरएफ का जाता है, उससे कम नेट का जाता है, उससे कम पीएचडी का जाता है। कहने का अर्थ यह है कि एक ही पेपर में आप इन तीनों ही चीजों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब समझ लेते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करूं पीएचडी एडमिशन की, तो पीएचडी एडमिशन ओनली का मतलब है अगर आपने सिर्फ एक कैटेगरी क्वालिफाई करी तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पीक यूनिवर्सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं आजकल, तो इनफैक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो यही स्कोर कंसिडर करने लग गई हैं, यही चीज कंसिडर करने लग गई हैं आपका नेट का एग्जामिनेशन में आपने पीएचडी क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। तो इन शॉर्ट अगर आप पीएचडी लाइफ में करना चाहते हो तो फिर ये एग्जाम आपको देना ही देना है। अब हम बात कर लेते हैं नेट की, कि अगर आपने पीएचडी तो क्वालिफाई किया ही, लेकिन अगर आपने साथ में नेट भी क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आप साथ में नेट भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो किस चीज के लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे कि हमारे इस चैनल पे ही आपको दिखेगा कि हम बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज कवर करते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, बहुत सारे देश भर के कॉलेजेस टाइम टू टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज करते हैं, जिसका जो पे स्केल होता है वो भी 57,000 प्लस होता है। तो अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर दिया, मान के चलिए आपका नेट क्वालिफाइड है, उसके बाद जो कॉलेजेस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकालते हैं उसमें एलिजिबिलिटी ही ये होती है कि सबसे पहले आपको इसमें मास्टर्स चाहिए ही चाहिए और उसमें आपको साथ में नेट सेट या फिर स्लेट चाहिए। तो अगर आपके पास उस पर्टिकुलर स्टेट का सेट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर भारत में जितने भी राज्यों में कोई भी वैकेंसी आए तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका सेट हो ही हो उस राज्य में, ऑब्वियस सी बात है। एक बार अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप पूरे भारत में हर एक कॉलेज में एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए। फिर हम बात करते हैं, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आप साथ में पीएचडी करते रहो, आपकी पीएचडी चलती रहती है और साथ में जो गवर्नमेंट है वो आपको स्टाइपेंड देती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जेआरएफ के बारे में यही है कि आपको पढ़ने का पैसा मिलता है। आप अपनी रिसर्च कर रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो और साथ में गवर्नमेंट आपको पढ़ने का पैसा यानी कि स्टाइपेंड दे रही है। तो ये है 3 डिफरेंसेस। तो एक जो मिथ है सबसे बड़ा कि क्या नेट के बाद तुरंत ही हमारी जॉब लग जाती, तुरंत आपकी जॉब नहीं लगती। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप वो एलिजिबिलिटी टेस्ट को पार कर लेते हो, उसके फर्दर जो भी आपके भारत के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन, कितने स्टूडेंट्स ये फॉर्म भरते हैं और कितना सिलेक्शन होता है। अब ये आप ट्रायंगल देखो, अब इतने सारे कैंडिडेट्स इस एग्ज़ाम को भरते हैं जिसमें सिर्फ टॉप के 6%, सिर्फ टॉप के 6% क्या क्वालिफाई करते हैं? नेट क्वालिफाई करते हैं। और अगर मैं इन 6% का भी 6% बात करूं यानी कि 0.6%, तो 0.6% स्टूडेंट्स हमारे जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। अब ये देखने में आपको बहुत टफ लगेगा कि सिर्फ 6% बच्चा क्वालिफाई करता है यूजीसी नेट, बट इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसमें आपको ध्यान में रखना होगा, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। बट ये था कि जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स हैं उनका रेशियो किस प्रकार रहता है। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। कि एग्ज़ाम कैसा है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके पास 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास पेपर 1 है एंड सेकेंड हमारे पास पेपर 2 है। पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर, इसको हम क्या बोलते हैं? सामान्य पेपर, जनरल पेपर, जो हर एक कैंडिडेट को भरना ही पड़ता है, चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश,
कॉमर्स, कुछ भी हो, सोशोलॉजी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पेपर 1 आपको देना ही देना है, जो जनरल होता है हर एक कैंडिडेट के लिए। इसका सिलेबस भी सेम है। तो पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं? अब पेपर 1 में टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। टोटल होते हैं 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, यानी कि पेपर 1 से आपके 100 नंबर, पेपर 1 से आपके 100 नंबर निश्चित हो जाते हैं, 100 मार्क्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैम क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? तो नहीं, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि अगर आपको कोई उत्तर नहीं भी आता है तो भी आप उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, क्योंकि गलत होगा तो कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं होनी है। तो अब ये जो पहला पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल आपके 100 नंबर हो गए। अब इसमें क्या सिलेबस है, क्या आता है पेपर 1 में? पेपर 1 में आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, बहुत स्कोरिंग है, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत स्कोरिंग है। मैं पर्सनली पढ़ाती हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड, मेरी फ्री प्लेलिस्ट है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। देन रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, एलआर आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। देन हायर एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, कम्युनिकेशन, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये सारी आपकी 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं आपकी जो पेपर 1 में पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब ये है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, आपका चाहे हिस्ट्री पेपर हो, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, कुछ भी आपका पेपर हो, उसमें आपके टोटल आते हैं 100 क्वेश्चंस। इसमें आपके बनेंगे 100 क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन, जैसा कि हमने बोला, 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर, और कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी नहीं होती। अब दूसरा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये उठता है कि क्या अलग अलग पेपर होते हैं? एक ही पेपर होता है, टोटल 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। आप पे है, आप इसको 1 घंटे में कर रहे हो, इसको 2 घंटे में कर रहे हो, इसको 1.5 घंटे में कर रहे हो, इसको 1.5 घंटे में कर रहे हो, इट्स अप टू यू। तो 3 घंटे आपको टोटल यहाँ पे एक सिटिंग में सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। अब इसमें आपका यूजुअली जो सिलेबस होता है वो बहुत हद तक बैचलर्स, मास्टर्स, डीयू, इग्नू जैसी यूनिवर्सिटीज़ का फॉलो होता है, बट इसका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आपको इसको डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। तो सिंगल सेटिंग में पेपर होता है, टोटल आपके, जैसे कि हमने बोला ना, टोटल 150 क्वेश्चंस हो गए, 50 जनरल पेपर के, 100 सब्जेक्ट स्पेसिफिक के, तो 150 into 2 आप लोग कर लो, 300, टोटल 300 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये सीबीटी मोड में होता है, कुछ साल पहले ये ऑफलाइन मोड में होता था, लेकिन अब ये सीबीटी मोड में ही हेल्ड होता है। अब हम बात कर लेते हैं आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। अगर आप मास्टर्स में हो या फिर अगर आपका मास्टर्स पूरा हो चुका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो एग्जाम को देने के लिए। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हो तो तब से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए और सेकेंड ईयर में आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 ईयर बैचलर प्रोग्राम करते हैं, जो जिसमें बैचलर्स प्लस मास्टर्स आपका कंबाइन होता है, जिसको हम 4 साल का इंटीग्रेटेड बैचलर प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें आपके जनरल से मिनिमम 75% नंबर आने चाहिए, तो आप नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और रिजर्व कैटेगरीज के लिए 5% रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर 70% नंबर आपके हैं तो आप एलिजिबल हो। सिमिलरली मास्टर्स, अगर आप मास्टर्स के बेसिस पे अप्लाई करते हो तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 55% होना अनिवार्य है, आप तभी नेट में अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% के लिए भी आप इसमें एलिजिबल हो जाते हो। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो सबसे पहले जो आयु सीमा है आपकी, वो पीएचडी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, नेट के लिए यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो, नेट और पीएचडी के लिए। लेकिन अगर हम जेआरएफ के बारे में बात करते हैं तो जेआरएफ के हिसाब से आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बनाया है आपके जून साइकिल के हिसाब से। तो आपको ध्यान में रखना है 30 साल से ऊपर एज ना हो, 30 साल से अगर आप नीचे हो तो आप इस जेआरएफ वाली कैटेगरी के लिए भी एलिजिबल हो। अब 5 साल का रिलैक्सेशन होता है ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी कैटेगरीज के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन होता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास एलएलएम डिग्री है। 5 साल का रिलैक्सेशन होता है जिनके पास बहुत ही वैलिड रिसर्च एक्सपीरियंस हो, टीचिंग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो ये था आपकी आयु लिमिट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपका जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है, उसका सिलेबस आप कैसे डाउनलोड करोगे। उसके बाद मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगी कि अचानक से आप कहाँ से प्रिपरेशन करो, ऑब्वियसली, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको अपनी यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, ugcnet.nta.ac.in। इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नोटिफिकेशन का एक सेक्शन दिखता है, वहाँ पे आप क्लिक कर लेना। फिर यूजीसी नेट जून 2026 नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप क्लिक कर लीजिएगा, इसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ अवेलेबल है ऑलरेडी। दिसंबर की साइकिल के लिए भी सेम ही होगा, बिकॉज आज सच हमारा सिलेबस बहुत ही रेयरली चेंज होता है, बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है। अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज पेपर 2 का सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप ugcnetonline.in पे आ जाइएगा, एंड ये जो सिलेबस है वो इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम में आपका अवेलेबल रहता है।
अब हम बात करते हैं, जैसे कि आज 1 जुलाई है और जून की साइकिल जस्ट हमारी अभी ओवर हुई है, कल ही ओवर हुई है। अप्रैल 29 को हमको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिला और जून 22 से 30 जून कल तक हमारी ये सारी परीक्षाएं हो गई। जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो समवॉट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट करते हैं। सिमिलरली आप दिसंबर साइकिल को भी उसी अकॉर्डिंग हम एंटिसिपेट करके चलते हैं। अब अगर आप दिसंबर साइकिल के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको अभी से ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो ऑन कर देनी है, ठीक है। मैं आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगी। अब मैं पर्सनली क्या पढ़ाती हूँ, पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड और यूजीसी नेट इंग्लिश, पेपर 2 मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट से है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस बार जो इंग्लिश का पेपर आया वो बहुत ज़्यादा PYQ बेस आया फॉर एग्जाम्पल, बट जो मेरे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन थी वो इस अकॉर्डिंग थी कि कितना भी हार्ड पेपर क्यों ना आ जाए, तो इसी वजह से उनको इस बार का पेपर इतना ज़्यादा ईजी लगा था, बिकॉज हमने प्रिपरेशन ही इतनी हाई लेवल की करी थी। जो हमारे बैचेस का जो मोटिव है ना आचार्य बैच 2.0 का, उसका मोटिव ये है कि हम आपको सिर्फ नेट क्वालिफाई ना करवाएं, क्योंकि नेट तो आप क्वालिफाई कर लोगे, हम आपको JRF क्वालिफाई करवाएं एंड इवेंचुअली JRF के बाद आपको जॉब कैसे हासिल करनी है वो भी आप हमारे से ही लर्न करोगे। तो कंप्लीट गाइडेंस कवरेज है, PYQs, मॉक टेस्ट, फ्री PDFs, फ्री नोट्स, 1-on-1 असिस्टेंस, ये सब आपको प्रोवाइड होता है। 1 जुलाई से हमारा बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ऑफिशियली जो क्लासेस हैं इसकी वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी, 15 दिन के बाद। ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप डायरेक्टली जाके हमारे बैच को परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथली हैंडल कर सकते हो। नाउ मैं आपको थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर का आइडिया दे देती हूँ। जो फीस स्ट्रक्चर का आइडिया है, अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 परचेज करते हो सो दैट विल लमसम कॉस्ट यू अराउंड 2900, और अगर आप सिर्फ इट विल कॉस्ट यू 2400 समथिंग। और अगर आप सिर्फ पेपर 2 यानी कि सिर्फ अपना सब्जेक्ट परचेज करते हो, जैसे सिर्फ हिस्ट्री, सिर्फ सोशियोलॉजी, सिर्फ इंग्लिश, तो वो आपको 1999 का पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारा बैच का स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर है। अब जितने भी इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी और स्टूडेंट जो मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसको स्कैन कर लेना, UGC नेट इंग्लिश बाय प्रियांशी जैन, इसको आप स्कैन कर लेना और डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। इंग्लिश की तो बहुत सारी फ्री PDFs मैंने अपलोड कर रखी हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं आपकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कैसे करनी है। तो ये हमारा चैनल है UGC नेट RWA। जैसे ही आप देखो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, आपको अपने सब्जेक्ट अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश। पेपर 1 की भी सिमिलरली प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की फॉर एग्जांपल बात करूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की मेरी ये प्लेलिस्ट है और इसके अलावा एक भी क्वेश्चन जून वाले पेपर में नहीं पूछा गया है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करो, आपको आइडिया लग जाएगा क्या सिलेबस है और हमको प्रिपरेशन करनी कैसे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा हमारी इन सभी प्लेलिस्ट से। इंग्लिश की मेरी ये प्लेलिस्ट है, ठीक है। मैंने हाल ही में 10 घंटे की भी मैराथन ली थी एंड उस 10 घंटे की मैराथन से ही थैंकफुली बहुत सारा पेपर बना है, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया। तो एक बार ये 1 शॉट सीरीज आप लोग मेरी व्यू कर लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे चीज़ों को इवेंचुअली आगे बढ़ाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। UGC नेट देयरफॉर क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिथ ज़रूर बना हुआ है कि UGC नेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, उसके बाद जॉब नहीं लगती। आप UGC नेट क्वालिफाई करिए एंड आपको इतना ओपन माइंड, इतनी ओपन आई रखनी है कि भारत पूरे देश में इतनी सारी वैकेंसीज रिलीज होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो हम इसी चैनल पे कवर करते हैं एंड आप डायरेक्टली जाके वहाँ से अप्लाई कीजिए। अगर आप JRF क्वालिफाई कर रहे हो तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, और JRF आप हमारे साथ क्वालिफाई कर सकते हो हमारे बैचेज में एनरोल होके। तो अगर आपका सपना है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो आप सोचना छोड़ दीजिए कि क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, बस इवेंचुअली आप लोग लग जाओ प्रिपरेशन में। सबसे पहले ऑब्वियसली सिलेबस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक का एंड अकॉर्डिंगली PYQs वगैरह सब कुछ एनालाइज करके आज से ही आप लोग प्रिपरेशन अपनी ऑन कर दो, बिकॉज अभी इट्स द राइट टाइम। यूजुअली ऐसा होता है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, 1 महीने में हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर आप नेट JRF क्वालिफाई करने के साथ साथ जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे, उसको भी अगर क्वालिफाई करना चाहते हो तो इन डेप्थ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो टिक कर लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपने टिक कर लिए, बट आप इंटरव्यू में हार जाओ, तो वो नहीं करना है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इस तरीके से काम करना है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंटरव्यूअर आपसे ये टॉपिक पूछ ले कि इसको 10 मिनट में समराइज़ करो, तो ये आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। तो आपको वो सब्जेक्टिव नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यही था हमारा आज का सेशन। किसी भी और क्वेरी के लिए, किसी भी और प्रकार के डाउट के लिए आप पर्सनली कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। डू लाइक एंड शेयर द सेशन विद ऑल ऑफ योर क्लासमेट्स, विद ऑल ऑफ योर बैचमेट्स, विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो भी UGC नेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। थैंक यू सो मच।